हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आर्टिकल 19 और 20 के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं ये दोनों, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा इसे अच्छे से समझने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेकंड टाइप का आपका फंडामेंटल राइट होता है राइट टू फ्रीडम, जिसके अंदर टोटल 4 आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल 19 टू 22। आर्टिकल 19 को आप 2 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। फर्स्ट आर्टिकल 19(1), जिसके अंदर में आपके 6 राइट्स के प्रोटेक्शन की बात की गई है। वहीं आर्टिकल 19(2) to 6 तक इन राइट्स पर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात की गई है। यानी ये जो आपके अधिकार हैं ये असीमित नहीं है, बल्कि राज्य चाहे तो इन पर कुछ सीमा लगा सकता है, लेकिन वो सीमा सही आधार पर होनी चाहिए। तो क्या वो जो राज्य सीमा लगा रहा है, निर्बंधन लगा रहा है, वो सही है या नहीं है? तो इसके लिए कुछ बातें बोली गई हैं कि हर मामले के लिए ये इन पर जो रेस्ट्रिक्शंस होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं। वो डिसाइड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि वो मामला क्या है, ठीक है। और ये रेस्ट्रिक्शंस रीजनेबल है या नहीं है, ये फाइनली कौन डिसाइड करेगा? आपकी कोर्ट, ठीक है। आर्टिकल 19(2) से आर्टिकल 19(6) तक जितने रेस्ट्रिक्शंस की बात की गई है, केवल उन्हीं आधार पर इसको लगाया जा सकता है, उसके बाहर किसी आधार पर भी नहीं, ठीक है। जिस लिए आप लगा रहे हो रेस्ट्रिक्शन, उसके साथ इसका डायरेक्ट लिंक होना चाहिए। और लास्ट बात ये ध्यान रखना है राज्य को कि जब भी वो किसी मूल अधिकार पर इन आधारों पर कोई सीमा लगा रही है तो वो मिनिमम होना चाहिए। यानी कि फंडामेंटल राइट में तो आप राइट दे रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा सीमा लगा दोगे तो उस राइट का कोई यूज़ नहीं रह जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कभी भी इन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपका आर्टिकल 19(1) के अंदर में 6 राइट्स की बात की गई है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। आर्टिकल 19(1)(a) में बोला गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19(1)(b) में बोला गया है आप असेंबल हो सकते हैं विदाउट आर्म्स, ठीक है। 19(1)(c) में बोला है कि आप एसोसिएशन और यूनियन बना सकते हैं। 19(1)(d) में आप पूरे भारतीय क्षेत्र में कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं और किसी भी तरीके का व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम इसे एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले आपका आर्टिकल 19(1)(a) क्या बोलता है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी आप सभी को अधिकार है कि आप अपनी बातों को, अपने विचारों को बोलकर, लिखकर, छपवाकर या किसी भी अन्य माध्यम से उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी एक्सप्रेस करने के जितने भी मीडियम हैं वो सारे आपके आर्टिकल 19(1) में कवर होते हैं और आप अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं। ये आपका फंडामेंटल राइट है, यहाँ पर उसे कोई भी नहीं छीन सकता। अगर आपको एक्सप्रेस करने से इन आधारों पर मना किया जा रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। देखिए, ये बात तो आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था। इसके बाद बहुत सारे मामले राइट टू एक्सप्रेशन के अंदर में सुप्रीम कोर्ट गए कि भाई यहाँ हमारा राइट टू एक्सप्रेशन छीना जा रहा है या ये चीज़ें हमारे राइट टू एक्सप्रेशन में आती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग मामले में बहुत सारे निर्णय दिए और राइट टू एक्सप्रेशन को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया। तो उन कुछ केसेस को हम यहाँ पर देख लेंगे। फर्स्ट आपका जो मामला आता है वो है आपका प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रेस है इसकी स्वतंत्रता का अधिकार अलग से नहीं दिया गया, बल्कि ये भी आपका आर्टिकल 19(1)(a) में ही कवर होता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर इसको राइट टू एक्सप्रेशन का तो राइट है। राइट टू एक्सप्रेशन का मतलब है कि ये अपनी किसी भी बात को रख सकते हैं और साथ ही साथ इन्हें अधिकार है कि ये किसी भी घटना, विचार और सूचनाओं को एकत्र कर सकते हैं, ठीक है। आप मना नहीं कर सकते, ये इनका काम ही है, ठीक है। इतना ही नहीं, सरकार इन पर पूर्व अवरोध लागू नहीं कर सकती। प्री सेंसरशिप जो होती है कि भाई पहले से ही सरकार बोल दे कि नहीं, ये इन चीज़ों को आप नहीं छाप सकते या इन चीज़ों के बारे में आप कोई भी न्यूज़ नहीं कवर करेंगे, तो ऐसा नहीं लागू हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने बात बोल दी है। ये तो हो गया इसका राइट टू एक्सप्रेशन। लेकिन यहाँ पर एक और बात सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि राइट टू एक्सप्रेशन में इन्हें कोई विशेषाधिकार नहीं है। जैसे मीडिया जो है वो एक तरह की कंपनी है, तो जो भी कानून होते हैं कर रिलेटेड या इंडस्ट्री लॉ वगैरह होते हैं वो पूरी तरह से
से यहाँ पर भी लागू होंगे। इतना ही नहीं, जो इनके वर्कर्स हैं उनके लिए जो भी सुरक्षा कानून देश के वर्कर्स के लिए बनाए गए वो भी यहाँ पर लागू होंगे। और मीडिया को हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो भी संसद के सेशन चलते हैं वहाँ पर जो भी बातें होती हैं, तो कुछ चीज़ें होती हैं वहाँ के मेंबर्स के विशेषाधिकार होते हैं, उनको इन्हें नहीं छीनना होगा, यानी वहाँ पर ये राइट टू एक्सप्रेशन की बात नहीं कर सकते। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए कोई अलग से आर्टिकल नहीं है, बल्कि वो आर्टिकल 19(1)(a) के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही कवर होता है। ठीक है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि राइट टू एक्सप्रेशन में केवल आपको एक्सप्रेस करने का ही राइट नहीं होता है, बल्कि राइट टू एक्सप्रेशन में आपको जानने का भी अधिकार है। राइट टू नो भी इसी में शामिल है। ठीक है। तो एक केस आया था इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स 1985 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जितने भी सिटीजन्स हैं देश के, उनका ये अधिकार है कि वो सरकार के संचालन संबंधित सभी कार्यों की जानकारी मांग सकते हैं कि जो उनकी सरकार है या जो भी सरकारी संस्थान है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये आप इन्फॉर्मेशन, आपका राइट है कि आप जान सकते हैं। ठीक है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि कुछ ऐसे रीज़न हो सकते हैं जैसे देश की सुरक्षा या देश में जो भी व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ सूचनाओं को सरकार देने से मना भी कर सकती है ना। अगर आप देश की रक्षा रिलेटेड कुछ बात पूछेंगे सरकार से कि भाई ये क्या हो रहा है या इस टाइप से, और वहाँ पर लग रहा है कि उस इन्फॉर्मेशन को देने से हमारे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, सरकार मना कर सकती है आपको देने से। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी 1985 के इस न्यूज़पेपर्स वाले केस में। ठीक है। अब इस बात को लागू करने के लिए दिसंबर 2002 में एनडीए की गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट लाया गया था और उसका नाम था सूचना की स्वतंत्रता का अधिनियम। ठीक है। ये जो एक्ट 2002 में लाया गया था, 2004 में जब यूपी की गवर्नमेंट आई थी उसने इस एक्ट को ख़त्म कर दिया और इसकी जगह एक नया एक्ट लेकर आई जिसका नाम था सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई जिसे आप बोलते हैं। ये 2005 में आया था इस वाले एक्ट को रिप्लेस करके। ठीक है। और इसके तहत क्या बातें की गई हैं कि जितने भी सरकारी कार्यालय हमारे देश में है सभी को अपने रिकॉर्ड्स जो है वो सही तरीके से मैनेज करने होंगे, ताकि जब भी कोई भी उनसे उनके काम के बारे में जानकारी चाहिए तो वो उसको इजीली अवेलेबल करा दे। ठीक है। इतना ही नहीं, इस पूरे सिस्टम को, ये जो आरटीआई है, इसको मैनेज करने के लिए कई जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी जो इन काम को करेंगे। और जो आम लोग हैं जो इन जानकारियों को चाहते हैं वो अंग्रेजी में, हिंदी में या जो भी उनके वहाँ की लोकल ऑफिशियल लैंग्वेज है उस भाषा में या तो रिटन फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं आरटीआई। समझ में आया? यानी आपको किसी सरकारी जो भी कार्यालय उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो बोल रहा है हिंदी, इंग्लिश या जो भी आपकी भाषा है उस भाषा में आप लिख कर भी या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी इसकी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। और ये जो आप लिखेंगे, आवेदन अप्लाई करेंगे, ये किसके नाम से करेंगे? जन सूचना अधिकारी को ये दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर इतनी बातें बोल दी। आपको अब ध्यान रखना है कि राइट टू एक्सप्रेशन में ही राइट टू नो भी आता है, यानी जानने का अधिकार भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि मतदाता का सूचना का अधिकार भी राइट टू एक्सप्रेशन में शामिल है, यानी जो भी कैंडिडेट्स आपके इलेक्शन में खड़े होते हैं उनके बारे में सारी जानकारी जो वोटर्स हैं उन्हें मिलनी चाहिए, और ये भी उनका राइट टू एक्सप्रेशन का ही राइट है। ठीक है। ये बात कब बोली गई थी? पीपल्स यूनियन सिविल लिबर्टीज़ 2004 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह अधिकार देने की बात कही भारत के लोगों को और बोला कि जो भी कैंडिडेट्स हैं वो जो भी उनकी चल अचल संपत्ति है, उनका जितना भी उधारी है, देनदारी है, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह है, उस सारी की डिटेल्स जो है उन्हें भरना पड़ेगा जब भी वो इलेक्शन में खड़े होंगे, और वो आम लोगों को बताया जाएगा ताकि वो इन सभी चीज़ों को जानकर सही तरीके से वोट डाल सके और सही कैंडिडेट को चुन सके। ठीक है। इसके अलावा राइट टू एक्सप्रेशन में चुप रहने का भी अधिकार है। अब देखिए, आप समझ रहे होंगे कि एक्सप्रेस का मतलब है एक्सप्रेस करें आप किसी भी मीडियम से, लेकिन एक्सप्रेस करने का मतलब है आप चुप भी रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जनगण मन बज रहा है और आप खड़े हो गए उसके रिस्पेक्ट में, लेकिन आप गा नहीं रहे, तो वहाँ पर आपको कोई सज़ा नहीं मिलेगी कि आपने नेशनल एंथम गाया क्यों नहीं, क्योंकि आपने गाया है,
मतलब आपने उसको एक्सप्रेस किया है, कैसे, रिस्पेक्ट देके खड़े होकर। तो राइट टू एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस का मीडियम केवल बोलना, लिखना या किसी और माध्यम से बताना ही नहीं है, बल्कि चुप होकर भी आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा राइट टू एक्सप्रेशन में आपके पास राइट है कि आप नेशनल फ्लैग को अपने घर पर या जो भी आपका कार्यालय परिसर है वहाँ पर उसको फहरा सकते हैं, कुछ उसके जो भी कंडीशंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए। इतना ही नहीं, हड़ताल करने का अधिकार भी आपके राइट टू एक्सप्रेशन में है कि आप अपने डिमांड के लिए हड़ताल कर सकते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हड़ताल तो कर सकते हैं लेकिन आप बंद नहीं कर सकते। यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि राइट टू एक्सप्रेशन में आपको हड़ताल करने का अधिकार है, बंद करने का। बंद जो है बड़े लेवल पर किया जाता है, लोगों पर दबाव डालकर, और उससे काफ़ी ज़्यादा हानि होती है, ठीक है। वहीं हड़ताल जो एक छोटा ग्रुप जो अपनी डिमांड को लेकर करता है, तो राइट टू एक्सप्रेशन में ये तो आता है लेकिन ये नहीं आता है, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि राइट टू एक्सप्रेशन का दायरा कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। अब हम बात करेंगे उसके रेस्ट्रिक्शन की। तो देखिए, जो आर्टिकल 19(1)(a) का राइट है, इसके रेस्ट्रिक्शन की बात कहाँ की गई है? आर्टिकल 19(2) में। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किन किन आधारों पर इस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं? तो बोल रहा है कि भारत की एकता और संप्रभुता, यानी अगर आपके एक्सप्रेशन से आप कुछ ऐसी बात बोल रहे हैं जिससे देश की एकता अखंडता को खतरा हो जाए, ठीक है, या आप कुछ ऐसी बात बोल रहे हैं, ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हैं जिससे कि राज्य की सुरक्षा को खतरा हो जाए, देश की सुरक्षा के लिए वो खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाए, या जो भी विदेशी राज्य हैं उनके साथ हमारे अच्छे संबंध बिगड़ जाए आपके किसी बात के बोलने से, ठीक है। सार्वजनिक आदेश का मतलब है कि आपने कुछ ऐसा बोला जिससे कि दंगे भड़क जाए, जो सार्वजनिक व्यवस्था है वो बिगड़ जाए नैतिकता के लिए, यानी आप कुछ ऐसा एक्सप्रेस कर रहे हैं जो कि नैतिक रूप से सही नहीं है, जैसे अश्लील कुछ चीज़ें आप एक्सप्रेशन में यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए बोला गया। न्यायालय की अवमानना दो तरीके की होती है, एक सिविल और एक क्रिमिनल। यानी आप न्यायालय के जो डिसीजन है उसको मानने से मना कर रहे हैं, आप उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि भाई गलत निर्णय दिया है, पक्षपात किया है, इस तरह की कुछ चीज़ें बोलते हैं तो वो आपके न्यायालय की अवमानना में आता है। किसी अपराध में संलिप्तता का मतलब है कि आप या तो किसी को एक्सप्रेस करके किसी अपराध को करने के लिए उकसा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी को बोल रहे हैं कि भाई तू जाके उसको मार दे, या कुछ भी ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे सामने वाला जो है वो उत्तेजित होकर गलत आपराधिक गतिविधि में इन्वॉल्व हो जा रहा है, तो यहाँ पर उसकी बात की गई है। मानहानि का मतलब है कि किसी की बेइज्जती करना, है ना, किसी को बदनाम करना, डिफेम करना, वो मानहानि के अंदर आता है। तो अगर आपका राइट टू एक्सप्रेशन इनमें से कोई भी एक्टिविटी करते हुए नजर आ रहा है तो वो आपका 19(1)(a) के तहत प्रोटेक्शन प्राप्त नहीं करेगा, वहाँ पर आपकी कुटाई चालू हो जाएगी। ये ध्यान रखना है ना। बहुत सारे लोग जो है देश की एकता अखंडता को तोड़ने की बात करते हैं, और जब उनको सरकार अरेस्ट करती है या कुछ भी ऐसे करती है, फिर वो बोलते हैं अरे भैया आर्टिकल 19(1)(a) राइट टू एक्सप्रेशन छीना जा रहा है हमारा। बिल्कुल भी नहीं छीना जा रहा है, क्योंकि वहीं आर्टिकल 19(2) में क्लियर लिखा है कि अगर आपकी किसी भी बात से ऐसी कुछ भी घटना सामने आती है तो वहाँ पर आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो वो रेस्ट्रिक्शंस भी ध्यान में रखते हुए अपने राइट का यूज़ करना है। तो ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। देखिए, एक चीज़ और यहाँ पर देख लेंगे, ये जो आपका कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, इनको बाद में ऐड किया गया था। जैसे कि ये विदेशी राज्यों के साथ मित्रवत संबंध वाली बात हो गई, या फिर ये सार्वजनिक आदेश की बात है, या अपराध में संलिप्तता है। इन तीनों को आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 से ऐड किया गया था। वहीं एकता और संप्रभुता ये भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको ऐड किया गया था आपका 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1963 के द्वारा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो रेस्ट्रिक्शंस है इनको बाद में जोड़ा गया है अमेंड करके। यहाँ पर सेम इंग्लिश में लिखा है, देख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट आपका है आर्टिकल 19(1)(b। देखिए यहाँ पे 1 लिखना भूल गई हूँ मैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। ये नेक्स्ट आपका क्या है? आर्टिकल 19(1)(b या 19(1)(ख), दूसरा अधिकार है आपका।
ये क्या बोलता है कि हमारे देश के सभी नागरिकों को अधिकार है कि आप शांतिपूर्ण और बिना हथियार के सम्मेलन कर सकते हैं, सभा आयोजित कर सकते हैं, किसी तरह का प्रदर्शन कर सकते हैं और जुलूस निकाल सकते हैं, है ना। यानी कि आपके पास राइट है, आप कुछ लोग इकट्ठे हुए किसी बात पे डिस्कस करिए, सभा करिए, अपनी मांग रखिए, जुलूस निकालिए, ये सब आपको आर्टिकल 19(1)(b जो है राइट देता है। लेकिन कंडीशन क्या है, ये शांतिपूर्ण होना चाहिए और बिना हथियार के होना चाहिए। आप हथियारों का यूज़ नहीं कर सकते, है ना। ये नहीं कि AK-47 लेकर निकल जाए घर के बाहर, चलो जुलूस निकालते हैं, तो वो इसके अंदर आपका नहीं आएगा। एक चीज़ और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जुलूस निकालना जो है आता तो आपका 19(1)(b में है, लेकिन इसके बाद भी जुलूस निकालने से पहले आपको पहले ही परमिशन लेना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो जुलूस होता है ये होती तो एक सभा ही है, कुछ लोग इसमें इकट्ठे होते हैं, लेकिन ये चलती हुई सभा है, यानी ये एक जगह नहीं होती है, ये मूवेबल है, आगे आगे बढ़ रही है जुलूस। तो इसलिए इस सभा के लिए ये 19(1)(b के तहत इसको प्रोटेक्शन तो है, लेकिन फिर भी इसके लिए आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। अब देखो इसका रेस्ट्रिक्शन कहाँ लिखा है, तो इसका रेस्ट्रिक्शन लिखा है 19(3) में, ठीक है। और क्या लिखा है कि लोक व्यवस्था के आधार पर या भारत की एकता अखंडता के आधार पर इस पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। यानी आप कोई ऐसी सभा या ऐसा जुलूस निकाल रहे हैं जिससे कि आम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, या आप कुछ ऐसी सभा कर रहे हैं जिससे देश की एकता अखंडता को खतरा हो सकता है, तो वहाँ पर आपका ये राइट छीन लिया जाएगा, वहाँ पर आप इस राइट के तहत प्रोटेक्शन नहीं प्राप्त कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है, दो ही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, इनको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 19(1)(c। तो ये देखो यहाँ पे 1 जरूर खुद से आप लोग लगा लेना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आर्टिकल 19(1)(c ये क्या राइट देता है कि हमारे देश के सभी लोगों के पास राइट है वो संगम, संघ या सहकारी समिति बना सकता है। यानी जो बात यहाँ पर बोली गई थी कि आप बैठक कर सकते हो, यहाँ पे बोल रहा है आप कोई ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, है ना, किसी भी तरीके का जो है वो आप यहाँ पे समिति बना सकते हो, संघ बना सकते हो। देखिए ये जो सहकारी समिति वाला वर्ड है ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको कब जोड़ा गया था, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 द्वारा जोड़ा गया है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि आप यूनियंस बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनाइए, क्लब बनाइए, ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, ट्रेड यूनियन बनाइए, पार्टनरशिप फर्म बनाइए, कंपनी बनाइए, ये सब आपको राइट मिलता है आर्टिकल 19(1)(c के तहत। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपका फंडामेंटल राइट कहाँ मिल रहा है। अब देखिए 19(1)(c का जो रेस्ट्रिक्शन है वो कहाँ लिखा है, 19(4) में। इसका रेस्ट्रिक्शन 19(4) में लिखा है और किन आधारों पर लिखा है, तो यहाँ पर 3 बातें लिखी गई हैं। एक है लोक व्यवस्था, यानी कि अगर आपके इस एक्टिविटी से लोक व्यवस्था पर कुछ बुरा असर पड़े, सदाचार, है ना, यानी कि कुछ आप गलत एक्टिविटी कर रहे हो, मोरालिटी पे गलत असर पड़े, या फिर भारत की एकता अखंडता पर गलत प्रभाव पड़े, तो वहाँ पर इसको रोका जा सकता है। ये है इसके 3 रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 19(1)(19)(1)(घ), 19(1)(d) आएगा, ठीक है। ये आपको क्या राइट देता है कि आप हमारे देश के भीतर कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, संचरण कर सकते हैं। यानी आप देश के अंदर कहीं भी जाओ भाई, घूम घूम के जहाँ मन कर रहा है उधर घूमो, आपको कोई नहीं रोक रहा है। क्लियर हो गई। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि भाई ये आपको प्रोटेक्ट करता है केवल देश के अंदर, ये नहीं कि यहाँ से तार वार तोड़ के दूसरे देश में चले गए, बोले नहीं हमारा आर्टिकल 19 के तहत ये फंडामेंटल राइट है, तो बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल देश के अंदर की प्रोटेक्शन बात करता है, यानी देश के अंतर्गत आप आबाद रूप से संचरण कर सकते हैं, ठीक है। इसका रेस्ट्रिक्शन कहाँ लिखा गया है, 19(5) में। 19(5) में क्या बोला गया है कि साधारण जनता के हित में या किसी अनुसूचित जाति जनजाति के हित में इस पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। यानी आपके मूवमेंट से, आपके कहीं आने जाने से अगर आम लोगों पर कुछ गलत असर पड़ रहा है, हो सकता है भाई कुछ ऐसा, या फिर अनुसूचित जाति जनजाति से इफेक्ट हो रहे हैं, तो आपको वहाँ जाने से रोका जा सकता है। देखिए ये बात क्यों बोली गई अनुसूचित जाति जनजाति की, क्योंकि देश के कई ऐसे अनुसूचित जाति जनजाति इलाके हैं जहाँ पर जिनका अपना एक कल्चर है, अपनी एक अलग भाषा है, उनका रहन सहन हमसे बहुत ज़्यादा अलग है, ठीक है। अब अगर वहाँ पर हम जाएं और उनकी उन चीज़ों में हस्तक्षेप करें तो कहीं ना कहीं उन पर दबाव पड़ सकता है। तो इसी वजह से कि भाई ये डिस्टर्ब ना हो जाए, यहाँ पर इनको प्रोटेक्शन दिया गया है कि भाई ये हमारे जो संचरण का अधिकार है इनके हित में रोका जा सकता है, ठीक है। सेम यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया, देख लेंगे।
नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 19(1)(ड़), ई आएगा ये 19(1)(ई). इसमें क्या बात की गई है कि हमारे भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने का अधिकार है। देखिए जो बात बोली गई थी इसके पहले कि आप घूम सकते हैं, तो यहाँ पर बोल रहा है कि केवल आप घूम ही नहीं सकते बल्कि आप चाहें तो देश के किसी भी हिस्से में निवास कर सकते हैं। अगर सरकार ने कुछ क्षेत्रों को रोका है, जैसे कि कुछ क्षेत्रों में निवास के लिए रोक देते हैं, कुछ पहाड़ी क्षेत्र ऐसे होते हैं या कुछ ऐसे जनजातीय क्षेत्र होते हैं कि भाई वहाँ का जो कल्चर है वहाँ पर हम ज़्यादा इंटरफेयर ना करें, इस वजह से सरकार रोक सकती है। अदरवाइज जो है आप सभी जगह जाकर निवास कर सकते हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, इसके लिए आपको कोई पहले से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब 19(1)(डी) और ई दोनों लगभग एक ही बात करते हैं, तो इनके रेस्ट्रिक्शंस भी सेम है और वो एक ही आर्टिकल में 19(5) में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई ये गलत लिख दिया। 19(5) में ही इन दोनों राइट्स के रेस्ट्रिक्शन एक ही में बता रखा है। यहाँ पर सेम बात है कि आम लोगों के या अनुसूचित जाति जनजाति के हितों के लिए इन पर निर्बंधन लगाया जा सकता है ना। आपके निवास से अगर किसी साधारण जनता को नुकसान हो रहा हो या फिर कुछ भी ऐसे, जैसे मान लीजिए कोई लेडी है वो प्रोस्टिट्यूशन के काम में लगी हुई है ना, अब कोई ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर वो रह रही है तो उससे वहाँ के बच्चों या किसी पर भी गलत प्रभाव पड़ रहा है तो उसके निवास की स्वतंत्रता को रोका जा सकता है। वहाँ पर वो इस आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकती कि भाई ये मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं जहाँ चाहूँ निवास कर सकती हूँ। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अगर आम लोगों का हित की बात आएगी तो आपका वो फंडामेंटल राइट छीना जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 19(1)(च). देखिए ये जो है ये आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, आप ध्यान रखना है ये आपका नहीं है, ये अब आपका हटा दिया गया है। पहले हम देख लेते हैं इसमें लिखा क्या था। तो इस आर्टिकल में आपका लिखा था कि भारत के प्रत्येक नागरिक को संपत्ति अर्जित करने, धारित करने और व्यय करने का अधिकार है। यानी आप जो है अपनी संपत्ति बढ़ाओ और बढ़ाओ और उसको जहाँ खर्चा करना है खर्चा करो, बेचना है बेचो, खरीदना है खरीदो। तो ये आपका फंडामेंटल राइट था इसमें। लेकिन जो मैंने आपको पहले बता रखा है प्रीवियस लेक्चर में कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा आपका आर्टिकल 31 का संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, छीन लिया गया था, तो उसके साथ ही ये भी यहाँ से हट गया। यानी इस आर्टिकल की बात भी 44th अमेंडमेंट से ही हट गई और हट कर ये अब कहाँ चला गया है, पार्ट 12 के आर्टिकल 300A में, जहाँ पर इसे क्या बना दिया गया, लीगल राइट। यानी पहले आपका 19(1)(च) में जो फंडामेंटल राइट था वो अब आपका लीगल राइट बन चुका है। किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 300 के अंतर्गत। ठीक है, लास्ट है आपका 19(1)(छ). इसमें क्या बात किया गया है, ये बोल रहा है कि भारत के हर नागरिक को व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता देते हैं। यानी हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं उनका फंडामेंटल राइट है कि आप कोई भी व्यापार करिए, व्यवसाय करिए, रोजगार करिए, इससे आपको कोई भी नहीं रोकेगा। यानी आप अपनी आजीविका के लिए इस तरह का कोई भी काम कर सकते हैं, ये आपका मूल अधिकार है। ठीक है, इसका रिस्ट्रिक्शन किस में बताया गया, 19(6) में बताया गया और इसमें बोला गया है कि आम जनता के हित में, यानी अगर आपके व्यापार से आम लोगों को परेशानी हो रही है। अब देखिए मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ, मान लीजिए आपने कहीं रोड पर कोई ठेला लगा लिया है ना और वहाँ पे कई सारे और ठेले लग गए किसी भी सामान के, और वो ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, तो आप बोलोगे कि भाई ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं व्यापार कर सकता हूँ, जहाँ चाहे वहाँ कर सकता हूँ। तो नहीं, क्योंकि आम लोगों को आपके व्यापार से परेशानी हो रही है, वहाँ पर ट्रैफिक जैम हो जा रहा है और जो व्यवस्था है वो काफ़ी बिगड़ जा रही है, तो वहाँ से आपको शिफ्ट किया जा सकता है। इस तरह के रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, तकनीकी अर्हता, जैसे कई सारे ऐसे व्यवसाय हैं जिसमें कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट मांगी जाती है। फॉर एग्जांपल अब आप बोलो कि मैं कोई भी व्यवसाय कर सकता हूँ, तो आप एक क्लिनिक खोलकर बैठ जाओ, बोलो नहीं मैं डॉक्टर बनूंगा या इस तरह के, तो भाई उसके लिए बोल रखा है कि आपको ये डिग्री चाहिए मेडिकल की, तभी आप ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोल रखा है कि सरकार जो है कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट डाल सकता है कि इन व्यापार के लिए ये चीज़ें आपके लिए कंपलसरी होनी चाहिए, तभी आप ये कर सकते हैं। या फिर कोई लाइसेंस वगैरह, जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं, गन की शॉप होती है, बुलेट्स की शॉप होती है, तो उनके लिए आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर जाकर आप ये काम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, राज्य किसी व्यवसाय पर एकाधिकार के कारण भी आपको रोक सकता है। जैसे कुछ ऐसे व्यवसाय होते हैं जो सरकार अपने नियंत्रण में रखती है,
ठीक है, वो अपने नियंत्रण में रखेगी तो बोल सकती है कि इस पर आपका कोई राइट नहीं है ना, ये हमारे अधीन है। जैसे हो सकता है, अब तो ज़्यादातर प्राइवेटाइजेशन आ चुका है हर जगह, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा ऐसा था कि रेलवे था, एविएशन था, ये पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में था। तो वहाँ पर अब आप नहीं बोल सकते कि चलो मैं अपनी ट्रेन चलाऊँगा या मैं अपना, नहीं, वो जो सरकार के नियंत्रण में उस व्यवसाय को आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इन 3 आधारों पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो है वो लगाए जा सकते हैं आपके व्यवसाय पर, इनको ध्यान रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है कि व्यवसाय की स्वतंत्रता का मतलब है वैध व्यवसाय। कोई आप लीगल ट्रेड कर सकते हैं, इलीगल नहीं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई है ऐसे व्यक्ति जो कि महिला, पुरुष या बच्चों की खरीद फरोख्त का काम कर रहे हैं ना, प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, तो वहाँ पर अब उस आदमी को पकड़ा जा रहा है और पुलिस ले जाके कुटाई कर रही है, तो वो बोल रहा है नहीं भाई, आर्टिकल 19(1) मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं व्यवसाय कर सकता हूँ, व्यापार कर सकता हूँ, तो मैं व्यापार कर रहा हूँ, महिलाओं को खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ। तो यहाँ पर बोला गया नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर व्यापार का आपको फ्रीडम दिया गया है, लेकिन वो लीगल ट्रेड की बात की गई है, यानी वैध व्यवसाय के लिए, अवैध के लिए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये पूरा हमने कवर कर लिया आर्टिकल 19(1) के अंदर में 6 राइट, और आर्टिकल 19(2) टू आर्टिकल 19(6) तक जितने भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस थे सारे हमारे इसमें कवर हो चुके हैं, और इतना आपके लिए इनफ है। इसके बाहर आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, मोर देन इनफ है, सारा इससे क्वेश्चन कवर हो जाएगा किसी भी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम आर्टिकल चलेंगे, आर्टिकल 20। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक्चुअल में हमारे देश के जो भी अपराधी वगैरह हैं उनको प्रोटेक्शन देता है। तो क्रिमिनल्स को ये प्रोटेक्शन दे रहा है कैसे, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, क्या क्या प्रोटेक्शन है अभी हम अंदर पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 20 के अंडर में 3 आपके क्लॉज आते हैं। एक है आपका आर्टिकल 21, नेक्स्ट है आर्टिकल 22 और नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 23। तीनों को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहला बोल रहा है आर्टिकल 21 कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसने किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो। और उसे आपको मैं सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए आज किसी ने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया या रेप कर दिया, है ना। तो इस आर्टिकल 21 सिंपल भाषा में ये बोल रहा है कि आपने कोई क्राइम किया, लेकिन वो क्राइम कब होगा, जब आपने वो काम किया उस समय अगर वो कानून का उल्लंघन हो। तो ठीक है भाई, आपने मर्डर किया, हाँ मर्डर करना कानूनी जुर्म है, तो इसका मतलब है कि आपने दोष कर दिया, पहली बात। दूसरी बात इसमें लिखी गई है कि आपको उससे ज़्यादा दंड नहीं दिया जाएगा जो उस समय कानून में लिखा हो। जैसे आपने आज मर्डर किया है और कानून में लिखा है कि इसके लिए 5 साल की सज़ा, ये एक एग्जाम्पल है, जस्ट आपको मानना है 5 साल की सज़ा है, ठीक है। तो अब आपको इस 5 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दी जा सकती किसी भी सिचुएशन में। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि भाई इसके लिए इतना पनिशमेंट है तो इतना ही दिया जाएगा। ये है आपका प्रोटेक्शन आर्टिकल 21 में। समझ में आया आपको। मान लीजिए अभी इसका केस चल ही रहा है और उसी बीच में कोई नया कानून बना दिया जाए और लिख दिया गया कि अब जो है मर्डर के लिए पनिशमेंट है कि आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। क्लियर हो गई ये बात। तो वो कब से लागू होगा, जिस दिन वो कानून बना है उस दिन कानून बनने के बाद जितने भी क्राइम होंगे मर्डर के उन सब पर वो लॉ लागू होगा। लेकिन ये जो इसके पहले क्राइम कर चुका है, जिस पर केस अभी चल रहा है, उसको इस हिसाब से सज़ा नहीं मिलेगी। उसको उसी हिसाब से सज़ा मिलेगी जिस समय उसने क्राइम किया था, उस समय कानून में जो पनिशमेंट लिखा था उतना ही मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका एक पॉजिटिव पार्ट ध्यान रखना है क्या, अगर इसके क्राइम करने का अभी केस चल रहा है लेकिन उसके कुछ समय के बाद एक नया कानून आ जाए और बोल दिया जाए कि अब से जो मर्डर करेगा उसे केवल 2 साल की सज़ा होगी, तो ये इस पे लागू हो जाएगा। यानी अगर सज़ा घटाई जा रही है, यानी प्रॉफिट वाली सिचुएशन है, तो वो लागू हो जाएगी उन पर भी जो पहले के केसेस चले आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर लॉस वाला मामला है जहाँ पर बढ़ाया जा रहा है तो वो इन पर लागू नहीं होंगे। तो सिंपल भाषा में आर्टिकल 21 बोलता है कि जिस समय आपने जो अपराध किया है आपको उस अपराध के लिए उस समय कानून में लिखी हुई सज़ा ही मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। अगर ऐसा किया जा रहा है तो ये आपका फंडामेंटल राइट है। आप लोग डायरेक्ट किधर जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, वो आपको इससे प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना है, आर्टिकल 21 केवल क्रिमिनल मामलों को कवर करता है, सिविल मामलों को नहीं। यानी अगर आपने कुछ भी क्रिमिनल ऐसा कुछ क्राइम किया है
इससे रिलेटेड है ना, जो आपराधिक विधियों में लिखा है, क्रिमिनल लॉ में लिखा है, तभी आपका आर्टिकल 21 लागू होता है। सिविल मामले में आपको ये प्रोटेक्शन नहीं देता है, यानी कि जो सिविल लॉ है वो पहले से लागू किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज कोई एक सिविल लॉ बना कि जो टैक्स रेट है वो हमने बढ़ा दिया, ठीक है, और ये लॉ बनाकर ये लागू कर सकते हैं कि हम 10 साल पहले से लागू कर रहे हैं, यानी कि ये 10 साल पहले से सभी लोगों को देना पड़ेगा जोड़ जाड़ के। तो सिविल लॉ तो लागू किए जा सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल लॉ है ये आगे चल के ही लागू होते हैं, ये इसको आप पूर्व प्रभाव से लागू नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर लिखा है ये कि क्रिमिनल मामले में नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, क्रिमिनल मामले में पहले से इसको लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 22, अनुच्छेद 22 क्या बोलता है? ये बोल रहा है कि किसी एक ही व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से ज़्यादा बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। देखिए, मान लिया आपने कोई क्राइम किया, क्राइम करने के बाद से आपको ले गए पुलिस वाले, अभियोजन मतलब अब वहाँ पे आपको पूरा पूछताछ किया जाएगा, प्रोसिक्यूट होगा, उसके बाद से फिर आपको पनिशमेंट दे दी, कितने भी 2 साल 3 साल की, हो गया मामला ख़त्म, ठीक है। अब बोल रहा है कि उसी सेम क्राइम के लिए दोबारा आपको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा कि नहीं उस समय गड़बड़ हो गया तो चलो दोबारा मामला देखते हैं, बिल्कुल भी नहीं। यानी सेम क्राइम के लिए आपको 2 बार प्रोसिक्यूट या फिर आपको दंड नहीं दिया जा सकता। अगर यहाँ पर आपको दंड नहीं मिला है, अभी आपका प्रोसिक्यूशन चल रहा है, ठीक है, मामला आप पर चल रहा है, आपको फ्री छोड़ दिया, लेकिन फिर पता लग रहा है कि नहीं एक्चुअल में आपने क्राइम किया, तो आपको दोबारा बुलाया जा सकता है मामले की सुनवाई के लिए, लेकिन आपको सुनवाई के साथ दंड भी दे दिया गया है, तो आपको ना दोबारा सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा और ना ही दंड के लिए बुलाया जाएगा। यानी आर्टिकल 22 बोल रहा है कि आपको एक ही क्राइम के लिए 2 बार दंड नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आपका क्राइम कुछ और है, यानी आपने किसी का मर्डर किया था, उसके लिए आपको पनिशमेंट मिल गया, लेकिन उसी मर्डर से रिलेटेड कुछ बात पता लग रही है कि आपने मर्डर के साथ उसका रेप भी किया था, वो बात बाद में पता लग रही है, या कुछ और ऐसी चीज़ें, तो वो अलग क्राइम हो गया ना, तो उसके लिए आपको दोबारा प्रोसिक्यूट और दोबारा से पनिशमेंट दिया जा सकता है। सेम क्राइम के लिए नहीं, लेकिन अगर उस क्राइम का जो नेचर है वो अलग है तो किया जा सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, आर्टिकल 22 जो है क्या बात बोलता है, आपके समझ में आ चुका होगा कि अगर आपको एक ही क्राइम के लिए दोबारा प्रोसिक्यूट, पनिशमेंट मिलने के बाद दोबारा प्रोसिक्यूट किया जा रहा है या पनिशमेंट देने की कोशिश की जा रही है, तो आप लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो आपको प्रोटेक्शन देगी। समझ में आ गया? नेक्स्ट है क्या आपका आर्टिकल 23। देखिए, आर्टिकल 23 बोलता है आपको कि आप किसी भी क्रिमिनल मामले में किसी अपराधी को उसके विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। यानी कि अगर मान लीजिए मैंने कोई क्राइम कर दिया है ना, जो क्रिमिनल लॉ के अगेंस्ट है ना, उससे संबंधित है, तो उस मामले में मुझे मेरे विरुद्ध नहीं बोला जा सकता कि तुम जो है अपना कबूल करो कि तुमने ही क्राइम किया है। यहाँ पर ये प्रोटेक्शन दे रहा है कि जितने भी क्रिमिनल मामले होंगे उसमें जो भी साक्षी होगा उसको आप दबाव नहीं डाल सकते कि वो अपने खिलाफ किसी भी तरीके का सबूत दे, मौखिक, लिखित या और भी किसी फॉर्म में। समझ में आ गया? और अगर ऐसा किया जा रहा है तो वो आपका आर्टिकल 23 के अगेंस्ट होगा और वहाँ पर आप फंडामेंटल राइट की डिमांड कर सकते हैं। अब देखिए, ऐसी बात क्यों की गई? मान लीजिए भाई कोई व्यक्ति है, उसने कोई क्राइम नहीं किया है ना, अब उसको पुलिस उठाकर ले जा रही है, वहाँ पर ले जाकर वो पुलिस स्टेशन में इतनी कुटाई कर रही है, इतनी कुटाई कर रही है, एक लेवल आता है आदमी सैचुरेट हो जाएगा, वो कितना पिटेगा, बोल देगा हाँ भाई चलो लिखवा लो, मैंने ही मारा था, मैंने ही क्राइम किया था, ठीक है। तो अब क्या होगा, एक सही आदमी को पनिशमेंट मिल गई क्योंकि भाई इनके पास पावर थी, इन्होंने पीटा, कुटाई की और उसने कबूल कर लिया। तो इस प्रोसीजर से बचाने के लिए बोला गया है कि ये जो व्यक्ति है जिसने क्राइम किया है, ये खुद कोई क्या बोलते हैं अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं है। समझ में आ गया? यानी अगर इसने कोई बात ऐसी कह भी दी है तो ये कोर्ट में जाकर बोल सकता है कि भाई आर्टिकल 23 के तहत मुझे बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन मुझे इतना पीटा गया है, मेरे को इतना टॉर्चर किया गया, मेंटली फिजिकली दोनों तरह के टॉर्चर इसमें शामिल होते हैं। मानसिक रूप से भी अगर आप उनको तनाव देकर या प्रेशराइज करके कबूलवा रहे हो तो वो वैलिड नहीं होगा। वो कोर्ट में जाके इसकी बात करेगा, तुरंत उसकी वो जो बयान होगा वो खारिज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर
अगर मान लो कोई व्यक्ति, उसकी कुटाई, उसने बोल दिया कि हाँ भाई मैंने मर्डर किया था, वहाँ पर उसकी डेड बॉडी है, वहाँ पर बुलेट है, अब वो सारी चीज़ें मिल गई तो वो तो सब फिजिकल आपको मिल गया ना सारा सबूत, उस सिचुएशन में ये पलट नहीं सकता। लेकिन नॉर्मली ये बात बोली गई है कि किसी भी व्यक्ति को उसके विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिसने खुद क्राइम किया हो। ये क्रिमिनल मामले के लिए, सिविल मामले में नहीं, क्रिमिनल मामले में ये बात क्लियर बोल दी गई है, ठीक है। तो आपके साथ कभी ऐसा हो तो आप बोल सकते हैं पुलिस स्टेशन में कि नहीं भाई आर्टिकल 23 है और आप मुझे मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। और अगर आपने ऐसा कुछ गवाही दे भी दिया है तो आप कोर्ट जाके वहाँ पर अपनी बात चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट है, इसका मिसयूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। सॉरी, इसका कोई जो है इसको छीन नहीं सकता। देखिए यही बात यहाँ पर लिख दी गई है कि ये जो आपका फंडामेंटल राइट है सिविल मामलों पर लागू नहीं होता, केवल क्रिमिनल मामलों में लागू होता है, ठीक है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने इसका दायरा और बढ़ा दिया। कोर्ट ने बोला कि आप टॉर्चर ही नहीं कर सकते, बल्कि ये जो आजकल टेक्नोलॉजी हमारी बहुत ज़्यादा आगे चली गई, आपको पता होगा बहुत सारे अलग अलग टाइप के टेस्ट आ गए हैं जिसमें आपका उन मशीन से टेस्ट किया जाता है, पूरा ऐसा सिस्टम जो है सेट किया जाता है आपके बॉडी पे, आपके नर्व्स वगैरह के जो भी एक्टिविटी होती है उसको चेक किया जाता है, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अगर आप उसका सही आंसर दे रहे हो तो आपके सारे हार्ट बीट वगैरह नॉर्मल रहती है। लेकिन अगर आप झूठ बोल रहे हो तो नॉर्मल होता क्या, अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं जो आपको सामने से तो नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जो वो मशीन होती है उनको पता लग जाता है और वहां पर वो एक्टिविटी शो हो जाती है, पता लग जाता है भाई ये आदमी जो झूठ बोल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि आर्टिकल 23 इनको भी कवर करता है। जैसे ये जो नार्को टेस्ट होते हैं, पॉलीग्राफी होती है, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग, लाई डिटेक्शन टेस्ट, ये जितने भी टेस्ट होते हैं ये आप किसी भी अपराधी का नहीं करा सकते और अगर आप करा रहे हैं तो इसको वैलिड नहीं माना जाएगा। भले ही आप बोलो कि भाई ये सही है, इसने तो अपना अपराध कबूल कर लिया ठीक है, लेकिन वो 23 के अगेंस्ट है तो उसको नहीं माना जाएगा। यानी आप किसी भी क्रिमिनल मामले में इन चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकते। समझ में आ गया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्रिमिनल्स के लिए तो बहुत यूज़फुल है। और आप सोचोगे भाई ये तो गलत है, पुलिस पर बोझ पड़ेगा, बोझ नहीं पड़ेगा भाई, ये उन लोगों के लिए है जो बेगुनाह है, कहीं उन्हें ना फंसा दे इन चीज़ों का यूज़ करके, इस वजह से ये लाया गया, ठीक है। तो आर्टिकल 20 के तीनों क्लॉज आपको समझ में आ चुके होंगे। 21 बोलता है कि भाई जिस समय आपने जो क्राइम किया है उस समय उस क्राइम के लिए जितना पनिशमेंट लिखा होगा केवल उतना ही दिया जा सकता है, उससे ज़्यादा उसको नहीं मिलेगा, चाहे नया कानून ही क्यों ना बना दिया जाए। हाँ, लेकिन अगर कानून बना के कम कर दिया जाए वो उसको मिल जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। आर्टिकल 22 बोलता है कि एक ही अपराध के लिए आपको 2 बार प्रोसिक्यूट और पनिश नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 23 बोलता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आपको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम 21, 22 दोनों कवर कर लेंगे। ये टाइप आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करा करो, क्योंकि उसके साथ ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और कुछ बच्चे ऐसा बोल रहे थे कि मैम केवल पॉलिटी पढ़ाओगे या अदर सब्जेक्ट, तो बाकी सब्जेक्ट्स की भी आपकी वीडियो आएंगी। पहले मैं पॉलिटी का एक पोर्शन कंप्लीट करा दूँ आपका, इसके बाद ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री लाइन से सारी वीडियोस आपको मिलती जाएंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को, अपना सपोर्ट दीजिए। थैंक यू।